सो हेलो स्टूडेंट्स, आई नो थोड़ा सा देरी हो रही है मुझे लैपटॉप ख़रीदने में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी कहीं काम से फंसी हुई हूँ इस वजह से। लेकिन मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना है कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ इससे। तो हार्डली 1 या 2 दिन में आप लोग की बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं आप लोग का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने क्लास में हालांकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अब जब तक हम अपना नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इसको फाइनली रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग एक चैप्टर मैक्रो में और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दोनों में ही हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब है ये सेकंड चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर सेकंड जो है, जितना इसमें आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 में ये सारे कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही आपका बेस होंगे उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें और ये माइंड में रखें, क्योंकि थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा रिलेटेड है, पूरी ये फाउंडेशन है थर्ड चैप्टर की, जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ रिलेटेड टू इनकम। तो इनकम जो होती है वो 2 तरह की होती है। फैक्टर इनकम होती है, एक ट्रांसफ़र इनकम होती है। फैक्टर इनकम का मतलब ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जो भी इनकम होती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊँगी। ट्रांसफ़र इनकम में ये जो होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन सर्विसेज। जब आप कोई भी सर्विस आप किसी को देते हो, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो भी है, लेकिन रिलेटेड है, उसमें बीच में लिंक कौन कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी है, इन चारों का ही यूज़ करके कोई सर्विस दी जा रही है, गुड्स दी जा रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, तो इन रिटर्न, ठीक है, तो वो होगी फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? तो ये 2 वे होता है कि आप कोई सर्विस देते हो, कोई अपना सामान देते हो, उसके बाद बदले में आपको पेमेंट है वो रिसीव होती है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है? वन साइडेड होता है। वन साइडेड यानी आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी क्या होती ही नहीं है, ठीक है। आप बिना सर्विस दिए हुए आपको कुछ इनकम रिसीव होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो पॉकेट मनी होती है, तो अब आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपको पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ कि आप रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं अपने, तो वहाँ पे वो आपको कुछ मनी देते हैं, है ना, जब लौटते टाइम पे, जब आप घर जा रहे होते हो अपने, या वहाँ से जा रहे होते हो, तो जिसे हम विदा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने वहाँ उनके लिए कोई सर्विस नहीं दी है, लेकिन आपको वो इन रिटर्न मिली है, ठीक है। तो वैसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए इनको फैक्टर इनकम बोलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, इसीलिए हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है एक तरह से, वो है फैक्टर इनकम जो होती है नॉर्मल रेसिडेंट की कंट्री के, वो इंक्लूड हो जाती है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। यानी जो स्टेट की इनकम होगी या जो नेशनल इनकम होगी, उसमें इंक्लूड होती है क्या? नॉर्मल रेसिडेंट की जो इनकम होती है फैक्टर इनकम, वो नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है, इंक्लूडेड, ठीक है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, इंक्लूडेड, ठीक है। ये फिर उसके बाद है नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीदर इन एनआई और इन डीआई, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए, और क्योंकि आपको नॉर्मली मिल रही है ना, आपने कोई सर्विस दी नहीं है, आपने कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके ना कोई आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है, ना सर्विस आपने किसी को दी है, तो वो इंक्लूड भी क्यों होगी? इसीलिए नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, किसी में भी ये वाली इनकम जो होती है वो ऐड नहीं होती है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल। बाय का मतलब होता है बेटा 2, ठीक है, दोनों तरफ से, तो बाय मतलब होता है 2, ठीक है। और तो बायलेटरल इनकम होती है कि हाउस होल्ड है या फर्म है, जैसे कि हम 2 सेक्टर्स की बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हाउस होल्ड क्या देता था? फैक्टर सर्विसेज देता था, ठीक है। किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फर्म क्या करती थी? हाउस होल्ड को देती थी फैक्टर इनकम की फॉर्म में, ठीक है, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूनी। यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है।
तो वो वन साइडेड होती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट मनी है, ठीक है, टैक्सेस रिसीव्ड हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं, ये सब कैसे हैं, ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है। इसीलिए आपने, क्योंकि यहाँ मेहनत की है और आपने अर्न किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्निंग कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं की है, ठीक है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं काम किया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ आपने रिसीव किया है, अर्न नहीं किया है। दोनों वर्ड्स में समझिए अंतर। आप बोलते हैं कि सैलरी जो होती है वो आप अर्न करते हो, इतनी सैलरी आपकी अर्न करते हो, यानी क्योंकि आप मे बी प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गुड्स और इन एनी काइंड, या आप सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो आप अर्न करते हो। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि सैलरी रिसीप्ट इतना है, ठीक है, सैलरी आप इतना अर्न करते हो, ठीक है, अर्निंग कितनी है आपकी, तो इसीलिए ये वर्ड इस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दी है। अब है यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, इनकम मतलब क्या होता है, मनी रिसीव्ड रेगुलरली, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, ठीक है, ये फ्लो है। और वेल्थ का मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो, दो तरह की वर्ड होते हैं बेटा, एक इनकम होता है, एक वेल्थ होता है। इनकम का मतलब होता है कि जो आपको मनी रिसीव हो रहा है रेगुलर बेस पे, चाहे मंथली, एनुअली, जो भी है, सैलरी की फॉर्म में, इंटरेस्ट या रेंट की फॉर्म में, उसको हम फ्लो बोलते हैं। और दूसरा है वेल्थ। तो वेल्थ में क्या होता है कि आपके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, घर जो है, अब आप हर महीने मान लो एक ये हो सकता है कि आपने अपना घर में टेनेंट रख रखे हैं, ठीक है, किराएदार रहते हैं आपके घर में, और आप उनसे हर महीने पैसे ले रहे हो, वो आपकी एक इनकम है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अब जो गाड़ी है, ठीक है, कार है, वो खड़ी हुई है आपके यहाँ, हालांकि वो पैसे की फॉर्म में है ना, इन काइंड की फॉर्म में है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है, वो सिर्फ रखी हुई है, ठीक है। तो जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी होती है उसमें से जब आप जितना भी डेट है, मान लो मेरे पास अभी प्रॉपर्टी है 1 लाख की, लेकिन मेरे पास 20,000 का कर्ज है, तो मेरे पास 80,000 की क्या है, वेल्थ है, ठीक है। वो मैं उसे इनकम नहीं बोलूँगी, वेल्थ बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि प्रॉपर्टी, कैश, स्टॉक में जो होता है उसमें से जब हम डेट माइनस कर देते हैं वो वेल्थ हो जाती है। फिर गुड्स है। गुड्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप रीसेल कर सकते हो, फर्दर प्रोडक्शन जिनके थ्रू आप कर सकते हो विद इन द सेम ईयर। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप कंज्यूम करते हो, जिन्हें हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, लेकिन ये कैसे नहीं करते, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पज़ के लिए होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। एक चीज़ मैं जो आपको यहाँ बताऊँगी वो ये कि जैसे कि एक मशीन देखो, जैसे कि एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है। अब आप इससे मान लो टॉयज़ बना रहे हो या पेन बना रहे हो, ठीक है, पेन बना रहे हो, तो ये मशीन जो है वो आप फर्दर प्रोडक्शन तो कर रही है, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन तो वो कर रही है, पेन वगैरह हो रहे हैं। अब लेकिन ये इसके अंदर मिल नहीं रही है, मशीन जो है वो इस पेन के अंदर नहीं है, लेकिन वहीं है, जैसे मान लो दूध है, तो दूध से आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो दूध जो है अब वो यहाँ नहीं रहा, वो इसके अंदर ऐड हो गया। मान लो दूध से दही बन गई, तो अब दही के अंदर ही वो दूध है। तो फर्दर प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऐसा, एक हो सकता है ऐसा, जिसमें बाई प्रोडक्ट में है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो भी इंक्लूड हो। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट, जो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो दो तरीके से फर्दर प्रोडक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा फर्दर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे कि मैम यहाँ कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला है, दूध और दही वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मेन एक कंडीशन होती है, वो होती है विद इन द सेम ईयर आपने उस गुड्स को रीसेल कर दिया हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बहुत। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप कंज्यूम करने के पर्पज़ से ख़रीदते हो, यहाँ हाउस होल्ड वगैरह, मतलब आप उन्हें ना तो रीसेल करना चाह रहे हो ना फर्दर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। फर्म्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है कि आप उनसे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, बस आप अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था आपको कि स्कूल का जो प्रिंटर है, उससे आप कुछ पेपर वगैरह जो भी प्रिंट कर रहे हो वो बेच नहीं रहे हो, वो काम के एक मीडियम है जिससे हमारा काम हो रहा है, ठीक है।
फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होते हैं कंजप्शन, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो फर्म्स जहाँ इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। कैपिटल हमेशा कभी भी आपके माइंड में आए तो बहुत छोटा मोटा एक मनी नहीं तो आपके माइंड में आना चाहिए। मनी जो है अमाउंट आपके माइंड में होना चाहिए। कैपिटल यानी बहुत बड़े लेवल पे बात की जा रही है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स होते हैं जिनमें फर्म्स वगैरह इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है, रिमेंबर। कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर जिनका यूज़ करता है। अब जो कंजप्शन गुड्स होते हैं ना, वो 4 तरीके के होते हैं, मतलब टाइम के बेस पे होते हैं। जो बहुत टाइम यूज़ हो सकता है ड्यूरेबल, जो थोड़ा कम हो सकता है सेमी ड्यूरेबल, जो उससे और कम हो सकता है नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आगे आएंगे, मैं अभी बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, कार, टॉयज़, मिल्क, प्रिंटर, चेयर, पेपर, फर्नीचर, कोल, ये सारी चीज़ें। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। और ड्राइव्ड डिमांड, ये सारी चीज़ें हालांकि मैं बता देती हूँ फिर भी। ड्राइव्ड डिमांड कौन सी होती है? जो डिमांड एक चीज़ की कोई डिमांड है वो दूसरे चीज़ की भी डिमांड को पैदा करे, ठीक है। जैसे कि पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है मेरे पास, ये तो इसकी जो डिमांड है कवर की, ये पैदा करेगी एक रिफ़िल के डिमांड को भी, ठीक है। जैसे कार है तो कार की आपकी जो डिमांड है वो पैदा करेगी पेट्रोल या डीजल की डिमांड को भी, ठीक है। तो ड्राइव्ड डिमांड हम उसको बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स में ड्राइव्ड डिमांड होती है, फर्दर प्रोडक्शन होता है। आपने कोई मशीन जो भी है आपने प्रोडक्ट वगैरह लिया, उसके बाद आप फर्दर प्रोड्यूस करें, तो आपने एक डिमांड जो आपने फुलफ़िल की है उसके बाद अब आप दूसरी डिमांड को भी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। ड्यूरेबल गुड्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ड्यूरेबल गुड्स में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख दिया है कि जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए, मान लो कोई बहुत बड़ी मशीन्स वगैरह मिलिट्री पर्पज़ के लिए खरीदी गई, तो उसमें से भी आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट पार्ट्स वगैरह को निकाल के उसको असेंबल करके, तो वो भी किसमें आएगा? फाइनल गुड्स में आएगा, ठीक है। अभी मैं ये 3 ही टॉपिक करूँगी, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है लेंदी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ से बताऊँगी नॉर्मल रेसिडेंट में, वो भी आज ही हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा आज ही कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास में हो भी चुका है, हालांकि मैं दोबारा करवाऊँगी, लेकिन फिर भी, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी, आप कभी भी वर्ड आपके माइंड में आए तो आप ये समझिएगा कि एक टेरिटरी की बात हो रही है विद इन द कंट्री। मैं कभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करूँगी कि भाई मुझे अपना बजट देखना है, तो मैं अपने बारे में, आसपास के लोग हैं जो मेरे घर में कमा रहे हैं उनके बारे में बात करूँगी। मुझे पूरी दुनिया से क्या लेना देना, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, जब आप विद इन द टेरिटरी, विद इन द बाउंड्रीज जब आप बात करते हो। तो मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टीज, अ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, यानी हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं पॉलिटिकल लेवल पे हमारी कंट्री के, उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोल देते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, कौन सी नहीं आती है, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले है कि कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर की जाती है। तो पहली है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, कि जो शिप्स और जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं 2 या 2 से कंट्रीज़ के, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, उसे वो डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि मान लो कोई एरोप्लेन है, वो इंडिया से गया है अमेरिका, ठीक है। तो भी ऐसा, अब हमारी बाउंड्रीज तो वो क्रॉस करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, वो हमारी बाउंड्री से बाहर ही निकलेगा, बिना बाहर जाए तो वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी जब वो बाहर है, न यहाँ वो इस टेरिटरी में पहुँचा अमेरिका की, नया वो इंडिया की टेरिटरी में, वो बीच में कहीं है, तो भी वो इंडिया की टेरिटरी में ही माना जाएगा। चाहे आप इसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ले सकते हैं, शिप्स के बारे में मैं बात करूं, या एयर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट वगैरह, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो फिर सेकंड है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कंटेनर एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो ये चीज़ होती है कि जैसे मान लो ONGC कंपनी है, ठीक है, या कोई ऑयल या वैसी कंपनी है, तो वो उसके जो एक तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब बीच में कहीं वो लंगर अपना डाल देते हैं, वहाँ उनका पूरा सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में ही आएगा। या हमारे यहाँ के अगर कुछ कंटेनर्स हैं, मान लो हमारी इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है, हमारी कंट्री ने, तो वो हमारी ही टेरिटरी में माने जाएंगे, ठीक है। चाहे वो भले हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो हमारी टेरिटरी मानी जाएगी।
अब आती है बात, तीसरी है एम्बेसीज। सो एम्बेसीज का मतलब होता है बेटा राजदूत, ठीक है। कि मान लो मेरे यहाँ कोई आया व्यक्ति, या जैसे कि एक तरह से मान लो आप नॉर्मली ऐसे सोचो कि एक गली का कोई व्यक्ति है, वो भूला भटका मेरे यहाँ आ गया, ठीक है, गलती से, जाना कहीं और था लेकिन आ गया। तो अब वो इलीगल, मान लो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, मुझे पता होगी उसके बारे में कि अच्छा ये इस वाली कंट्री का या इस वाली गली का वो व्यक्ति है, तो मेरे पास लीगल होगा तो मैं उसको आराम से भेज भी सकती हूँ। लेकिन अब अगर मान लो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो मेरा शक गहरा हो जाएगा कि इलीगल कोई भी काम कर सकता है, इसीलिए आया होगा, झूठ बोल रहा है कि यहाँ गलती से पहुँच गया, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़, ताकि हमारे कोई भी कंट्री का रेसिडेंट ना करे, इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेसीज़ को शिफ्ट कर देते हैं। एम्बेसी होती हैं, जैसे इंडिया में अमेरिका की होगी तो वो अमेरिका की ही टेरिटरी में आएगा। इंडिया में भले ही वो एग्जिस्ट करता है, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, लेकिन वो टेरिटरी हमारी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मेरी इंडिया की है, ठीक है, हमारी इंडिया की जो एम्बेसी होगी वो अगर अमेरिका में है तो वो हमारी टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अगर अमेरिका में है, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो हमारी टेरिटरी से वो हट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो दूसरे देशों में जाते हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम कंसुलेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेट करने के लिए जाते हैं हमारी कंट्री को, तो वो हमारी ही टेरिटरी में होंगे, ठीक है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है कि जैसे प्रैक्टिस चलती है मिलिट्री के बीच में दो देशों की, जैसे मान लो इंडिया और जापान है, तो इनके बीच की जो एक तरह से जो मिलिट्री है, आर्मी जो होती है, वो प्रैक्टिस करती है। तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिस कर रही है तो वो अब जापान की टेरिटरी में कंसिडर किए जाएंगे, नहीं, वो हमारी ही टेरिटरी में कंसिडर किए जाएंगे। मे भी हो सकता है कि वो जापान के अंदर प्रैक्टिस चल रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी ही टेरिटरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। इनका मैं अगर उल्टा कर देती हूँ, अगर हमारे यहाँ कोई कंट्री की एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अगर इंडिया में एम्बेसी है अमेरिका की, यूरोप की, तो वो हमारी टेरिटरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड पे काम कर रही हैं, पूरी दुनिया के लेवल पे काम कर रही हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि वो कोई देश उस पर अपना पर्टिकुलरली एक पोजेसन, ओनरशिप बता सके अपनी, कि ये हमारी इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं है, जो भाई ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है वो किसी की भी टेरिटरी में कंसिडर नहीं की जाएगी, तो वो अलग हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ इस तरह की डेफिनेशन दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, और आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आज कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन शायद तक मैं कल ही ले आऊँगी अपना लैपटॉप, थोड़ा घर में काम आ गया था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो 1-2 दिन में स्टार्ट करते हैं, आप लोग पढ़िए, ठीक है। और अगर मेरे को होता है तो मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो मैं खुद बना के दे दिया करूँगी। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों से फ़ेस टू फेस मेरा इंटरेक्शन हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अपना।